बैंकिंग खत्म नहीं हो सकती, बैंकर खत्म हो सकते, बिकॉज बैंकिंग की रिक्वायरमेंट थी और हमेशा रहेगी. फिनटेक का मतलब है लाइफ स्टाइल ऑफ फाइनेंस इनटू अ नॉर्मल ह्यूमन. तो फिनटेक के अंदर दूसरी कंपनीज भी आ जाती हैं, सिर्फ बैंकिंग से ही रिलेटेड है कि एनीथिंग व्हिच हैज टू डू विद मनी एंड टेक्नोलॉजी? आपका गार्ड जो है, चाहे मैं हूं या आप हैं, मिलेनियल्स हैं या एजेड लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन है या खवातीन हैं, बाय फार तमाम का ताल्लुक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से 2024 में है और आगे वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जाएगा. बैंक एक जगह से पैसे लेता है और दूसरी जगह पे पैसे देता है. ठीक है. जिसको जरूरत है उसको पैसे दिए जाते हैं, जिसके पास एक्स्ट्रा है उससे पैसे लिए जाते हैं. तो आर देयर एनी प्लेटफॉर्म्स व्हिच कुड सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस एंड गेट इन्वेस्टमेंट्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस? प्लेटफॉर्म्स भी हैं और प्लेटफॉर्म के अलावा कंट्री टू कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफर करते हैं. आने वाले वक्तों में हो सकता है मैं जैक न्यूट्रिशंस की एसेट क्लास में पैसे इन्वेस्ट कर दूं. पहले ये बैंक के थ्रू होता था. पहले अब उसकी जरूरत नहीं है. हाँ, अगर क्रेडिट कार्ड तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 30 लाख भी नहीं है. क्रेडिट कार्ड तो 90% रिजेक्शन रेट्स हैं. एंटरप्रेन्योर होता है, एक इंट्राप्रेन्योर भी होता है. इनोवेशन के ऊपर काम करना, न्यू प्रोडक्ट पे काम करना, तो उसमें मुझे लगा कि फ्यूचर ऑफ फाइनेंस फिनटेक के ऊपर डिपेंडेंट है, डिजिटल बैंकारी के ऊपर डिपेंडेंट है, लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट है. कि वेल्थ इज एसोसिएटेड विद मेडिटेशन, जर्नलिंग, एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ. हेल्दी माइंड की पैदावार है हेल्दी बॉडी, और एक हेल्दी माइंड और बॉडी का कॉम्बिनेशन है फ्यूचर प्लानिंग. बैलेंस ये कहता है और वेल्थ ये कहती है, और मेरे हिसाब से वेल्थ तो देखो टाइम भी है, टेंजिबल पैसे भी हैं और हेल्थ भी है, फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी है, और सबका बैलेंस है. तो हम वेल्थ तो एक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, ये खाली के खाली पैसे नहीं है. पिछले 3-4 साल में सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी में पैसा डाला गया. उनका रिटर्न पर एनम अगर आप कैलकुलेट करें तो 100 80% पे जाता था. एक नॉर्मल बिजनेस 20-15%, 10%. मैंने देखा है कि हमारी एज ग्रुप के बाद जो आप लोगों की एज ग्रुप है वो इतने प्लॉटिस्तान में नहीं है. नहीं, हाँ सही कह वो रहे हैं. ज़्यादातर वेल्थ बिजनेसेस में विजडम ज़हानत पॉजिटिव माइंडसेट से आती है. पॉजिटिव माइंडसेट अच्छे दिमाग से आता है, अच्छा दिमाग अच्छी बॉडी से आता है, अच्छी बॉडी न्यूट्रिशन से आती है. बैंक्स के फॉर्म होते हैं ना, KYC नो योर कस्टमर, वो के से किल योर कस्टमर हो गए. Hello superhumans, welcome to another episode of Become a Superhuman. आज हमारे साथ हैं नुशाद खालिद मिन्हास, who is a fintech entrepreneur. He was a banker first, now turned a fintech entrepreneur. He has worked with many companies. अभी इस टाइम पे हकीम के CEO हैं, which has won many global awards सिंगापुर के अंदर. नुशाद भाई का जो मेन काम है वो प्रोडक्टिविटी, सेल्फ डेवलपमेंट, मेडिटेशन, जर्नलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड. एक इंसान को वेलनेस की तरफ किस तरीके से जाना चाहिए और क्या अप्रोच लेनी चाहिए उसके अंदर, ही इज़ ऑलवेज बिन एन एक्सपर्ट. वेलकम टू आवर शो नुशाद भाई, कैसे हैं? थैंक यू सर, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं. All good, all good, all good. I was very excited and have been very excited to have you on my show. आज finally we're able to connect on this podcast and start this show. पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं दिन में भी सोच रहा था, जो लोगों को क्लैरिटी भी चाहिए जिसके ऊपर, वो है कि फिनटेक क्या होता है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, आजकल ज़माना टेक्नोलॉजी का है. बैंकिंग ख़त्म नहीं हो सकती, बैंकर ख़त्म हो सकता है. बिकॉज बैंकिंग की रिक्वायरमेंट थी और हमेशा रहेगी. ह्यूमन बैंकर्स की शायद रिक्वायरमेंट वक्त के साथ अभी भी कम होगी और आगे चल के भी कम हो जाएगी. ठीक है. जो ब्रेक एंड मॉर्टर सिस्टम होता है, बैंक में जाना प्रॉपर एक एक्टिविटी होती थी. अच्छे कपड़े पहन के जाना, या बिजली का बिल जमा कराना, जाके पेंशन लेना. वक्त के साथ साथ अब कौन जाता है ब्रेक एंड मॉर्टर पे? इसलिए बैंकिंग खत्म नहीं हो रही. बैंकिंग की एक्टिविटीज जो हैं वो एम्बेडेड फाइनेंस के अंदर आती जा रही. ठीक है. आप ऐप के अंदर भी काम करते हैं. तो आंसर टू योर क्वेश्चन, फिनटेक का मतलब है कि लाइफ स्टाइल ऑफ फाइनेंस इनटू अ नॉर्मल ह्यूमन. ठीक है, ठीक है. तो फिनटेक के अंदर दूसरी कंपनीज भी आ जाती हैं? बिल्कुल आ जाती. सिर्फ बैंकिंग से ही रिलेटेड है कि एनीथिंग व्हिच हैज टू डू विद मनी एंड टेक्नोलॉजी कुड बी अ पार्ट ऑफ फिनटेक? नो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इनफैक्ट तमाम कंपनीज आ जाती हैं. जिस तरह आपका जैक न्यूट्रिशंस का ब्रांड है, बॉडी ब्रिक्स का ब्रांड है, बेताश आप दूसरे काम करते हैं, वो एक इकोसिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है. उसके अंदर आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, कमोडिटीज़ की सेल और परचेज होती है. इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, पेमेंट्स. ठीक है. पेमेंट आएगी तो आप सामान बेचेंगे. अब पेमेंट्स जो हैं वो बैंकारी का एक हिस्सा है. आंसर टू योर क्वेश्चन, एनीथिंग, एनी एप्लीकेशन विच इज़ नॉट अ फाइनेंस एप्लीकेशन इज टेक्निकली अ फिनटेक एप्लीकेशन. और बहुत सारे ऐसे यूज़ केसेस हैं जिसकी यूज़ केसेस की बिना पर अब वो बैंक्स बनना शुरू हो गए. ओके. मैं तो आपको पिछले 10 साल से कह रहा हूँ कि हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड ये एक यूज़ केस है फाइनेंस का. ठीक है.
प्रोटीन खरीदा, मिलेनियल्स प्रोटीन खरीदने के लिए सेविंग भी कर सकते थे। 45,000 रुपए का आपका एक पैकेट है प्रोटीन का, पूरा का पूरा स्टैक तकरीबन 60-70 हज़ार रुपए तक का बेर मिनिमम आता है। ठीक है, ये कैसे प्लान किया जाए कि ये स्टैक हमने खरीदना है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसमें सेविंग हैबिट्स हैं, फिर उसकी पेमेंट्स हैं, वो पेमेंट्स आपकी ट्रेजरी में आगे गिरती हैं थ्रू दिस एप्लीकेशन। सो टेक्निकली तो बॉडी ब्रेक्स या जैक न्यूट्रिशंस एक फिटनेस रिलेटेड बैंक भी बन सकता है आज। ये एक फिटनेस रिलेटेड पेमेंट सिस्टम भी बन सकता है, ये फिटनेस रिलेटेड मोबाइल वॉलेट भी बन सकता है। दैट इज फिनटेक, दैट इज द ब्यूटी ऑफ फिनटेक, दैट इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड इनटू द ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांचेस ऑफ दीज बैंक्स, वो वहाँ से निकल चुका है, अब वो लाइफस्टाइल में आ गया। ठीक है। तो फिनटेक को समझना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये हमारी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का हिस्सा है। चाहे वो लोग जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के एम्बेड में आते हैं, आपका गार्ड जो है, चाहे मैं हूँ या आप हैं, मिलेनियल्स हैं या एजड लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं या ख़वातीन हैं, बाय फार तमाम का ताल्लुक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से 2024 में है और आगे वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जाएगा। तो आपने बोला कि जैक न्यूट्रिशन या कोई भी ऑर्डिनरी बिजनेस, क्लोथिंग का बिजनेस हो गया, रेस्टोरेंट का बिजनेस हो गया, आपके कस्टमर्स हैं जिन्होंने पेमेंट आपको करनी है, देयर इज अ ट्रांजैक्शन हैपनिंग, हाउ वुड यू टर्न दैट बिजनेस इनटू फिनटेक बिजनेस? आपके सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जब फेसबुक स्टार्ट हुआ था, अब आप ट्विटर को भी देख रहे हैं, मैं तो 12-15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, आज भी फेसबुक या ट्विटर जैसी एप्लीकेशंस के पास पेमेंट्स के और फिनटेक के या फाइनेंस के 25-30 लाइसेंसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेमेंट्स जारी होती हैं। ओके, अब आपका क्वेश्चन ये था कि जैक न्यूट्रिशंस के अंदर पेमेंट्स आ रही हैं, ठीक है, कि फिनटेक बिजनेस कैसे बन गया? ठीक, फिनटेक बिजनेस कैसे बनेगा? बन चुका है ऑलरेडी। आप नहीं, इसको बट फुल थ्रॉटल फिनटेक अभी बिजनेस भी कैसे ये हो? जैक न्यूट्रिशन आप मेरी आंखों से देखें, और यही मैं पिछले 5 साल से समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने जंप भी किया था। टेक्निकली स्पीकिंग आपके पास जैक न्यूट्रिशंस का बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है, लेकिन आपका काम बैंकिंग का है। बैंक करता क्या है? बैंक एक जगह से पैसे लेता है और दूसरी जगह पे पैसे देता है। ठीक है, जिसको जरूरत है उसको पैसे दिए जाते हैं, जिसके पास एक्स्ट्रा है उससे पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा के अलावा ऐसे लोगों से भी पैसे लिए जाते हैं जिन्होंने पैसे कहीं पे तो रखवाने। अब जो बैंक का पीछे फंक्शन होता है वो एक ट्रेजरी होती है, ठीक है, उस ट्रेजरी में से फिर पैसे उधार के तौर पे दिए जाते हैं, ठीक है, बैंक उसमें पैसे कमाता है। अब आप जैक न्यूट्रिशंस की बात कर लें, आपकी एक ट्रेजरी है, वो किसी भी बैंक में हो सकती है, आपका अकाउंट, उस अकाउंट में कलेक्शन के पैसे आते हैं। अब आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, आपने सैलरीज देनी है, बिजली का खर्चा देना है, तो उस ट्रेजरी में एक दिन के अंदर कुछ ना कुछ पैसे बच जाते हैं। अगर वो पैसे आप किसी को लेंड कर देते तो आपका बिजनेस खड़ा हो जाता, लेंडिंग का। अगर वो पैसे आप फाइनेंस की मद में या ट्रेजरी की मद में किसी और यूज केस में डाल देते तो एक बैंकिंग का काम विदाउट लाइसेंस स्टार्ट हो जाता। आज अगर जैक न्यूट्रिशंस की जो 25 माशाल्लाह ब्रिक एंड मोटर ब्रांचेस होंगी, मिलियंस फॉलोअर्स होंगे, कितनी सारी सेल्स एंड परचेज हैं, कितने सारे पेमेंट्स मेथड्स इंटीग्रेटेड हैं, जैक न्यूट्रिशंस आज तो नहीं, लेकिन वक्त के साथ अगर इन्विजन करे, विजुलाइज करे और ये चाहे कि मैं हेल्थ के लिए इस स्पेसिफिक यूज केस के लिए एक बैंक बनाना चाहता हूँ, तो आज भी वो तमाम यूज केसेस मौजूद हैं। आप इमेजिन करें ना कि जैक न्यूट्रिशंस का एक मोबाइल वॉलेट है, वो मोबाइल वॉलेट नौशाद जैसे परसोना ने जो 47 ईयर का है, उसने वो वॉलेट इसलिए रखा हुआ है कि उसको 60-70,000 जैक न्यूट्रिशन के स्टैक पे खर्च करने पड़ते हैं, उसको 15,000 रुपये जिम पे खर्च करने पड़ते हैं, वगैरह 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 करके कोई 1 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है 1-2 महीने का। किसके ऊपर? अपनी फिटनेस के ऊपर। अगर ये पैसे मैं साइड पे कर देता हूँ, इसमें क्या बुराई है कि जैक न्यूट्रिशंस का एक मोबाइल वॉलेट हो, वो मेरा हेल्थ वॉलेट हो और वो आपका बैंक हो। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स बैंकिंग सिस्टम विच फिनटेक हैज enabled, which I have seen I think 6 to 8 years ago, but now it's happening. सबसे बड़ी एग्जांपल्स फिनटेक की आपके सामने क्या है? आई एम सॉरी, मैं आज थोड़ी सी रिसर्च ही कर रहा था फिनटेक के ऊपर, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म्स देखे जो डिफरेंट एंगल्स में फिनटेक को यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है डिफरेंट कंपनीज के अंदर, तो देयर आर प्लेटफॉर्म्स दैट यू कैन गो ऑन एंड इन्वेस्ट मनी इन। तो आर देयर एनी प्लेटफॉर्म्स व्हिच कुड सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस एंड गेट इन्वेस्टमेंट्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस? Yeah, it's a good question. ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं? प्लेटफॉर्म्स भी हैं, और प्लेटफॉर्म के अलावा कंट्री टू कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफर करते हैं। ठीक है, हम एक इमर्जिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पे इतने रोबस्ट प्लेटफॉर्म्स इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है, और उसी अपॉर्चुनिटी पे हम लोग भी काम कर रहे हैं कि कैसा ऐसा होगा कि छोटे बिजनेसेस के अंदर एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, एक फैमिली ऑफिस, एक कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा फंड्स इन्वेस्ट हो सके स्मार्टली। बैंकिंग का काम क्या था? डेटा यूज करके, डेटा यूज करके। बैंकिंग का पहले काम क्या होता था कि बैंक्स जिस कंट्री के अंदर होते थे उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैंकिंग की पॉलिसीज पे मुनहसर होती थी। इसलिए मुनहसर होती थी क्योंकि बैंक तमाम जगहों से पैसे इकट्ठे करते थे
और वो फिर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, कॉर्पोरेट या ज़रूरतमंद लोगों को जिनको उधार चाहिए या फाइनेंस चाहिए ताकि अपना बिजनेस बढ़ा सकें, उसमें वो पैसे डाल सकें. ठीक है. सो ये चैनलाइजेशन ऑफ मनी फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई है. लेकिन ऐसा इन ट्रू लिटर एंड स्पिरिट हुआ नहीं. हुआ क्यों नहीं? उसकी बेतहाशा रीजंस है. लेकिन क्योंकि नहीं हुआ तो किस अपॉर्चुनिटी ने जन्म लिया? डिजिटल बैंकारी ने. डिजिटल बैंकारी किस की बलबूते पे होगी? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पे. फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी क्या जरूरी है कि बैंक की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो? एब्सोल्युटली नॉट. फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आज आपकी एप्लीकेशन की भी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी हो सकती है. उसके अंदर यूज केसेस हो सकते हैं और उसके अंदर बिजनेसेस के अंदर पैसे जा सकते हैं. कैसे जा सकते हैं? आज से 10 साल पुरानी बात है. वी यूज टू टॉक अबाउट दिस दैट आपका एक बॉटम लाइन है, एक टॉप लाइन है, और आप एक कभी कभी बहुत अच्छा रेवेन्यू बनाते थे उस वक्त. अब तो माशाल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है. लेकिन आपको अक्सर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों से या अपने जानने वालों से या रिश्तेदारों से जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं बिजनेस में पैसे डलवाने पड़ते थे और आपके ऊपर भरोसा करके वो पैसे देते थे क्योंकि वो अब्बास को जानते थे. और उसके कुछ महीने के बाद और 1 साल के बाद आप उनको मुनाफा वापस करते थे. ये एक इंतहाई इस्लामिक बैंकारी का शरई तरीका है. फास्ट फॉरवर्ड 2024 आप इमेजिन करो कि अब्बास तो कितने लोगों को इकट्ठा अप्रोच कर सकता है, एक वक्त में कितने लोगों को जान सकता है. लेकिन जैक न्यूट्रिशंस इटसेल्फ एक बड़ा ब्रांड है. अगर वो लाइसेंस ले लेता है फर्ज करें आगे चल के, और वो कहता है कि इस बिजनेस के अंदर आप पैसे डालें क्योंकि हमारे स्प्रेड्स हैं 30 to 40%, और जो पैसे डालने वाले हैं, मैं एक इंडिविजुअल हो सकता हूँ जो 1-2 लाख रुपया अगर जैक न्यूट्रिशंस पे खर्च कर रहा है, तो मुझे जब ये पता चलेगा कि जैक न्यूट्रिशंस एक एसेट क्लास है और वहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे सालाना 20-25% मुनाफा मिलता है, आने वाले वक्तों में हो सकता है मैं जैक न्यूट्रिशंस की एसेट क्लास में पैसे इन्वेस्ट कर दूं. पहले ये बैंक के थ्रू होता था, पहले ये म्यूचुअल फंड्स के थ्रू होता था. अब उसकी जरूरत नहीं है. हाँ, अब उसकी जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज नोन एज डेमोक्रेसी इन फाइनेंस. डेमोक्रेसी इज फाइनेंस मीन्स कि आपको किसी रिजिड इदारे की जरूरत नहीं है. So if I make an app, if I ask people to start investing in my business, I can do it straight away without any license. You can, but that is not going to be legit. और उसके ऊपर बहुत सारी अफवाहें भी होती हैं, बदनामी भी होती है. लोग फिर डिजिटल एसेट्स, बिटकॉइन, पोकर गेम्स और पैसे लेके भागने पे निकल जाते हैं. इसीलिए बैंक्स को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने AAA रेटेड, AA रेटेड, BB रेटेड बनाया होता है, जो पैकरा और GCAR करता है, जिसके ऊपर एक आम आवाम का ट्रस्ट शामिल होता है. वो आप पे ट्रस्ट, मैं आप पे ट्रस्ट कर लूंगा, 5 दोस्त कर लेंगे, 25 दोस्त कर लेंगे, पूरा माशरा नहीं कर पाएगा. उसके लिए मुझे आपके पास उसके लिए कौन सा लाइसेंस लेना होता है? स्टेट बैंक से. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास तो कमर्शियल बैंक के भी लाइसेंस थे. मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस वक्त 36 कमर्शियल बैंक्स काम कर रहे होंगे. इस्लामिक बैंक्स के भी लाइसेंस हैं, 8 इस्लामिक बैंक लाइसेंस है. माइक्रो फाइनेंस बैंक का भी लाइसेंस है, 10-12 माइक्रो फाइनेंस बैंक होंगे. उसके बाद डिजिटल बैंकारी के भी 5 लाइसेंस आ चुके हैं. 2 अगले साल से वो डिजिटल बैंक भी ऑपरेटिव होंगे पाकिस्तान के अंदर. उसके अलावा पेमेंट के भी लाइसेंस है. इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूट, वो भी एक लाइसेंस है. बड़ी एक मशहूर ऐप है, हमारे दोस्त उनको चलाते हैं सादा पे, उनके पास EMI का लाइसेंस है. ठीक है. EMI के बाद PSO लाइसेंस होते हैं, PSP लाइसेंस होते हैं. जो स्टेट बैंक के अल्टरनेट रेगुलेटर है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो फाइनेंसिंग के और इन्वेस्टमेंट्स के लाइसेंस देता है. म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का लाइसेंस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मिलता है. ठीक है. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान फाइनेंसिंग के या लेंडिंग के लाइसेंस भी देता है. ठीक है. अगर आप लेंड करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स, फॉर एग्जांपल आपके होंगे 30 मिलियन 40 मिलियन जितने भी कस्टमर्स, उन्होंने अगर आपसे कुछ प्रोटीन लेना है या कुछ कपड़े खरीदने हैं, ऐसा भी हो सकता है आप उनको कहें कि बाय नाउ पे लेटर, क्या आपके पास उसका लाइसेंस है? फिर आप SCCP के पास जाएंगे कि मैं डिपॉजिट नहीं ले रहा, मैं अपने ही भरोसे पे लेंडिंग करना स्टार्ट करना चाहता हूँ, ताकि मेरे लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा. लाइसेंस, अगर आप लाइसेंस लिए बगैर काम करेंगे तो उसमें लेजिटिमेसी, कोशिश स्ट्रक्चर नहीं होगा, मैच्योरिटी नहीं होगी, लोग धोखा समझेंगे. और लाइसेंस के बगैर मेरा नहीं ख्याल काम करना चाहिए, खास तौर पे फाइनेंस के लाइसेंस के बगैर. अगर आप बैंकिंग के बिजनेस में है, लेंडिंग के बिजनेस में है, पेमेंट्स के बिजनेस में, बिकॉज उसके अंदर फिर ट्रस्ट नहीं रहता. ये जो कुछ कंपनीज आई थी जिसके लिए आपने भी काम किया था किस्त पे, पाकिस्तान में पहली दफ़ा हम लोगों ने सुना कि पाकिस्तान में कोई आके इंस्टॉलमेंट्स पे आप चीज़ें ख़रीद सकेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात थी पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए. वी ऑल वर वेरी कंफ्यूज. बिजनेसेस को लगा कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन किस्त पे आया चला गया, वो किसी और डायरेक्शन के अंदर चला गया. तो किस्त पे जैसी जो कंपनीज आती हैं बाय नाउ पे लेटर वाली, उनका मेन गोल इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें सेल कराना है, बिजनेसेस को ज़्यादा बिजनेस देना है, या डेटा कलेक्ट करना है? यार ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग है. किस्त लेकिन ज़्यादा फ़ायदा ऐसी कंपनीज को किस चीज़ में से होता है? डाइवर्सिफिकेशन. अगर आप जब किसी कंज्यूमर को, मैं अगेन जैक न्यूट्रिशंस की एग्जांपल लूँगा क्योंकि आप कॉम्प्रिहेंड बेहतर कर सकते हैं. अगर आपके कस्टमर को 60,000 70,000 का एक खर्चा है उसका 3 महीने का, 2 महीने का,
اور ملینیلز بھی ہیں, ان کو یہ کہا جائے جو کہ ویسٹرن کلچر ہے کہ آپ یا تو کریڈٹ کارڈ پہ لے لیں. اگر کریڈٹ کارڈ تو پاکستان میں میرے خیال سے 30 لاکھ بھی نہیں ہے ابھی. کریڈٹ کارڈ تو 90% ریجیکشن ریٹس ہیں اس وقت پاکستان میں. ایسا کیوں ہے؟ پاکستان ایک کریڈٹ اسٹاروڈ کنٹری ہے, ٹاپ ٹو باٹم, چاہے کارپوریٹس ہوں, چاہے کنزیومر ہوں, چاہے ایس ایم ایز ہوں, ہر ایک کو ہی کریڈٹ چاہیے. 250-255 ملین کا معاشرہ ہے, بہت ٹریلینز اینڈ ٹریلینز کی ڈیمانڈ ہے, اور یہی فن ٹیک کی ایک اپرچونیٹی ہے. اور دوسرا کریڈٹ کارڈ کی ریجیکشن کے بہت سارے اور بھی, پاکستان کی اگر آپ ہسٹری بھی دیکھیں کہ اسلامک جمہوریہ ملک ہے, یہاں پہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ سودی نظام پہ کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اور کریڈٹ کارڈ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو اسلامک بینکاری کے اندر تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے بنانا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. اچھا, اس لیے بہت سارے کریڈٹ کارڈ بھی نہیں ہیں. پلس بینک کے لیے کریڈٹ کارڈ دینا ایک ایکسپینسو پروڈکٹ ہے. ٹینجیبل کارڈ ہونا, اس کے اندر 2 کمپنیز آ کے جوڑتی ہیں, ان کا لائسنس ہوتا ہے. اٹس اے کاسٹلی بزنس ٹو ڈو سو. ناؤ کمنگ بیک ٹو قسط پہ, کمنگ بیک ٹو اینی بائی ناؤ پے لیٹر, کلارنا تھا ایک بگیسٹ بائی ناؤ پے لیٹر تھا, اس کے ڈسینڈنٹس نے قسط پہ بنایا تھا. قسط پہ سے پہلے بھی پچھلے 40-50 سال سے پاکستان میں قسطوں میں کام ہو رہا ہے, انڈیا میں ہو رہا ہے, بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے, لائسنس کے بغیر ہو رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے, دکانوں پہ بھی ہو رہا ہے, کھاتے داری بھی ہو رہی ہے. اس کا کوشر اسٹرکچرڈ لائسنسڈ قسط پہ تھا, اس میں ٹیکنالوجی کی امبیڈمنٹ تھی, اس کے اندر ریفائنمنٹ بہت زیادہ تھی کہ آپ برانڈس کے ای کامرس اسٹور میں اپنا پروڈکٹ انٹیگریٹ کر دیتے ہیں, اور جو بھی کسٹمر ہے وہ بجائے آج پیمنٹ کرے وہ 4 مہینے کے بعد پیمنٹ کر سکتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو مرچنٹ ہے, جو وینڈر ہے, اس کی سیلز شوٹ کر جاتی ہیں. قسط پہ کے اس وقت کے ماڈل میں سیلز کے کمیشن سے پیسے بنائے جاتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ جو 4 انسٹالمنٹس ہیں یا 3 انسٹالمنٹس ہیں, اس کی بہت ساری ویریشن آ گئی ہے. اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ یونٹ اکنامکس کیا کرتے ہیں, آپ کی فوکس کس چیز پہ ہے. کیا آپ کا فوکس نیا کسٹمر NTB نیو ٹو بزنس لانے پہ, تو آپ اس قسم کے اسٹیرائڈز بزنس میں ڈال سکتے ہیں. اب وہ کسٹمر آتا ہے اور آپ اس کے ساتھ انسٹالمنٹ پہ کام کرتے ہیں, مرچنٹ کی سیل بڑھتی ہے, تو کسٹمر کی جو لائف لائن ہے وہ اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے. پھر آپ نے اس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے, تو آپ اس کے اندر کوئی موبائل والیٹ لے کر آئیں گے, سیونگ ہیبٹ لے کر آئیں گے, گیم پلان لے کر آئیں گے, واؤچرز لے کر آئیں گے. اس کی انٹر کنیکٹیوٹی ہوگی کسی اور پلیٹ فارم کے ساتھ, جس طرح کریم بڑا پلیٹ فارم ہے, فوڈ پینڈا بڑا پلیٹ فارم ہے. سو جو انٹر آپریبلٹی ود ان دا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہے, اس کے درمیان میں سے جو ایک انفراسٹرکچر گزر رہا ہے وہ فن ٹیک کی ایمبیڈ میں گزر رہا ہے. فائنینشیل ٹیکنالوجی, اس میں پیمنٹس بھی آ سکتی ہیں, فائنینسنگ بھی آ سکتی ہے. ناؤ یو کین کمپریہینڈ مور, کیا برک اینڈ مارٹر دکان ایک بینک کی, کیا برک اینڈ مارٹر ایک بیکری شاپ, کیا ایک جم, یہ برک اینڈ مارٹر 3 چیزیں آپس میں مرج ہو سکتی ہیں؟ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے. ٹیکنالوجی وائز وہ تو اپلیکیشنز ہیں, وہ اپلیکیشنز آپس میں مرج ہو جاتی ہیں. جب وہ مرج ہوتی ہیں تو ادھر کا کنزیومر ادھر, ادھر کا کنزیومر ادھر, یہ ایک شیئرڈ اکانومی بن جاتی ہے. اس شیئرڈ اکانومی کے اندر پیمنٹس ایک پانی کی طرح جا رہی ہیں, پیمنٹس کے نیچے پروڈکٹس ہیں. دیٹس واٹ آئی آلویز بلیو ان, کہ بینکرز کی ضرورت نہیں ہے, بینکاری کی ضرورت ہے. اور بینکاری بینک کے شیل میں ہونے کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے, کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے, آپ کے جم میں بھی ہو سکتی ہے, ایپلیکیشن پہ بھی ہو سکتی ہے, بیکاز اٹس اے لائف اسٹائل. سو فن ٹیک اس کو انیبل کرتا ہے. آئی ہوپ دیٹ واز کلیئر فار می. میرا دوسرا کویشچن یہ, آپ نے اتنی ڈیٹیل میں مجھے سب کچھ بتایا کہ میں گراسپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا نالج. دیٹ ٹک می بیک ٹو وین یو ور اے بینکر. تو ہاؤ ڈڈ یو میک دیٹ اسٹیپ دیٹ کنونسڈ یو, اور دیٹ پوائنٹ ان یور لائف where you thought I need to quit such a long banking career and change my career completely and come into fintech? کیا کیا اسکل سیکھنے پڑے, کتنا مشکل تھا شروع میں, کبھی ایسے پوائنٹس بھی آئے جہاں آپ کو لگا کہ چھوڑ دینا چاہیے, واپس بینکنگ میں چلا جانا چاہیے, اور آج آپ کیسا فیل کرتے ہیں اس ڈیسیجن کے بارے میں؟ اللہ کا شکر ہے کہ رائٹ ٹائم پہ اچھا ڈیسیجن لے لیا تھا. نیچرلی ایسا ہو رہا تھا. ہم آگے چل کے اس پوڈ کاسٹ میں انٹرپرینیورس کی بھی بات کریں گے. تو میں نے جو 2-3 چیزیں سیکھیں, وہ ایک انٹرپرینیور ہوتا ہے, ایک انٹراپرینیور بھی ہوتا ہے. میں اپنے کیریئر کے 10 سال کے بعد انٹراپرینیور مائنڈ سیٹ میں چلا گیا تھا. انوویشن کے اوپر کام کرنا, نیو پروڈکٹ پہ کام کرنا, نئے ڈپارٹمنٹ کے پروفٹ اینڈ لاس پہ کام کرنا. آپ کو تنخواہ تو بینک دے رہا ہے, لیکن آپ ایک نئی پروڈکٹ لے کر آ رہے ہیں جو اپنی مارکیٹ خود بناتا ہے. تو آپ ایک بینک کی ریجڈ سسٹم کے اندر ایک انٹرپرینیور ہیں, اس کو آپ انٹراپرینیور کہتے ہیں. ایک جرنی انٹرپرینیور کی یہ بھی ہوتی ہے کہ پہلے وہ انٹراپرینیور ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ فل جمپ کر دیتا ہے. اور ایک جرنی آپ جیسے بندے کی ہوتی ہے جو ڈے 1 پہ رسک لے لیتا ہے. وہ کہتا ہے انٹرپرینیور بہت بڑا فلسفہ ہے, میں تو بزنس مین ہوں, آئی مین بزنس اینڈ یو جمپ. سو دونوں کی جو لائف لائنز ہیں, دونوں کی جو سائیکلز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, دونوں کی جرنیز ڈفرینٹ ہیں. گول ہو سکتا ہے سیم ہو, کسی کا جلدی اچیو ہو, کوئی 3-4 دفعہ فیل ہو, کوئی
एक ही दफ़ा सक्सेसफुल और बाद में सक्सेसफुल. नाउ कमिंग बैक टू योर मेन क्वेश्चन के बैंकिंग का डिसीजन मेरे हिसाब से मेरे लिए अच्छा था. मैं सबको रिकमेंड नहीं कर बैंकिंग का कि फिनटेक का? बैंकिंग से फाइनेंशियल टेक. अच्छा, क्योंकि देखिए जो मैं आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे वो भी मैं हमेशा स्टोरी सुनाता हूँ, दोबारा बता दूंगा आपकी ऑडियंस के लिए. मुझे ये बात अपने ग्लोबल ट्रैवल एक्सपीरियंस, अपनी हसल, अपनी हंगरीनेस टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस पे नज़र आ रही थी कि बैंकिंग के हाथ से बात आगे की क्या होगी, फ्यूचर ऑफ फाइनेंस क्या होगा. तो उसमें मुझे लगा कि फ्यूचर ऑफ फाइनेंस फिनटेक के ऊपर डिपेंडेंट है, डिजिटल बैंकारी के ऊपर डिपेंडेंट है, लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट है. इसके लिए क्या आना चाहिए? क्या फाइनेंस की डिग्रीज होनी चाहिए? मे बी नॉट. मे बी मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी की डिग्रीज होनी चाहिए. लेकिन ना तो मैं हार्वर्ड से पढ़ा हूँ, ना मुल्क से बाहर जाके पढ़ा था, ना मैं उस एज में छोड़ के फिर पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं, फैमिलीज डिपेंडेंट होती है, आप दोबारा 4 साल की डिग्री करने चले जाए. तो मुझे लगा कि बैंकारी को डिसरप्ट करने के लिए, इस तबका फ़िक्र को डिसरप्ट करने के लिए, इस माशरे की फ्यूचर डेवलपमेंट को लेकर आने के लिए और इनिशियल चीज़ों को डिसरप्ट करने के लिए खुद डिसरप्ट होना बड़ा ज़रूरी है. मैं भी तो उस बॉक्स में काम कर रहा था ना. मेरे भी तो हॉर्स ब्लाइंडर्स थे, मेरे भी तो सालाना टारगेट थे, मेरे भी तो KPIs थे, मेरे पास भी तो बड़ी टीम्स थी, मेरे पास भी तो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स थे. उसमें इंट्राप्रेन्योर होने तक की इजाज़त थी, उसमें एंटरप्रेन्योर होने की इजाज़त नहीं थी. तो मुझे फिर अगर टेक्नोलॉजी में काम करना था तो मुझे अपने आप को डिसरप्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी कंपनी में जॉब के लिए जंप मारना पड़ा. वो नीयत ये थी कि मैं टेक्नोलॉजी का काम हाथ से करके कुछ सीख सकूं, ताकि जब मैं डिजिटल बैंकारी के ऊपर या डिजिटल फाइनेंसिंग के ऊपर या डिजिटल एसेट्स के ऊपर या फ्यूचर ऑफ फाइनेंस पे काम करूं तो मेरी कॉम्प्रीहेंशन भी हो. प्लस इस्लामाबाद, आई थिंक हमारी ये बात होती भी रहती है, इस्लामाबाद बाकी शहरों में अब जाके माशाल्लाह बड़ा हो गया, जो कि मुझे नहीं पसंद, मैं चाहता हूँ कम ही रहे. लेकिन उस वक्त इस्लामाबाद का जो बैंकारी में हाईएस्ट ग्रेड हो सकता था वो हो चुका था. और मेरे जो उस वक्त लाइन मैनेजर थे, मेंटोर थे, आज वो बैंक अल मुकरमा के प्रेसिडेंट हैं, दोस्त भी हैं, वो मुझे कहते थे जवाद कि यू हैव ओवर ग्रोन बैंकिंग ऑलरेडी. तो मुझे लगा कि फिर ये हरकत करनी चाहिए कि मैं टेक्नोलॉजी की तरफ चला जाऊँ और टेक्नोलॉजी में किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर के साथ काम करूँ जिसने $1 अरब की कंपनी बनाई हो, जिसको सिलिकॉन वैली का एक्सपोजर हो, उसके साथ डायरेक्ट काम करके मुझे कॉम्प्रीहेंशन डेवलप हो जाएगी कि सिलिकॉन वैली में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे रेज होती हैं, टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट कैसे बनती हैं, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में फाइनेंस कैसे आता है. और इस तमाम एक्सपीरियंस को लेकर के आने वाले वक्तों में कि मैं डिजिटल फाइनेंस का प्लेटफॉर्म बनाऊँ. वो डॉट्स दिमाग में आ रहे होते हैं ना फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से, लेकिन वो वक्त के साथ साथ क्लियर होते हैं. अगर आप विजुलाइज करें तो क्लियर हो जाते हैं, वरना फिर आप जर्नी से गुजर रहे होते हैं. तो वो जर्नी थी. तो आंसर टू योर क्वेश्चन, दैट वाज द थिंक टैंक एंड स्टोरी विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू. इसमें आंखें मेरी इसलिए खुली कि 2016 जून की बात है, मैं अपने बेटी और वाइफ के साथ बॉस्टन जो एक जगह है वहाँ पर मौजूद था. अब वो जो यूनिवर्सिटी का एक स्क्वायर है, वहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप है, अभी भी है. उसका नाम पीट्स है, PEETS, पीट्स कॉफ़ी शॉप. वो आई थिंक 100-150 साल पुरानी कॉफ़ी शॉप है. वो जिस तरह आप काज़िम यूनिवर्सिटी में, आपने किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा? मैं यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा. तो आप किसी एजुकेशनल इदारे में थे तो वहाँ पे कोई कैंटीन होगी. वो इस तरह की कॉफ़ी शॉप है जहाँ पे वहाँ पे स्टूडेंट्स आके बैठते थे, फ्यूचर पे बात करते थे, बिजनेस पे भी बात करते होंगे, ज़ाती ज़िंदगी पे भी बात करते होते थे. वहाँ पे जो राइटर्स थे काफ़ी बड़े बड़े वो आते थे. तो एक लगता है कि हिस्टोरिकल कॉफ़ी शॉप है. तो मुझे बहुत शौक था मैं उधर जाके बैठूँ. कॉफ़ी मुझे अच्छी लगती है, क्रोसा मुझे पसंद है, किताबें मैं कभी कभी पढ़ लेता हूँ. तो मेरा मूड था मैं उधर जाके अपनी किताब पढ़ूंगा, मी टाइम करूँगा. जब मैंने 2016 जून में उस पीट्स कॉफ़ी शॉप पे कदम रखा, एक खातून मेरे पास आई, यंग गर्ल. शी सेड, आर यू अ बैंक्स कस्टमर? आई सेड, as a banker I was pretty like curious कि ये मुझसे क्यों पूछ रही हैं. मैंने कहा, नो मैडम, आई एम नॉट अ बैंक्स कस्टमर, आई एम अ फॉरनर जस्ट वॉकिंग इन आस्किंग फॉर कॉफ़ी, बट व्हाई डिड यू आस्क? शी सेड, हमने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया है, ये हमारा एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है कि जो अमेरिका का एक बैंक है, कैपिटल वन बैंक, वो फ्यूचरिस्टिक है. वो अपनी ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांचेस पे पैसे कम लगा रहा है. वो ये कह रहा है कि जहाँ जहाँ पर फाइनेंस होता है, जहाँ जहाँ पे पेमेंट्स होती हैं, वहाँ पे बैंकिंग का एक्सपीरियंस बनाया जाए. तो हमारा एक जॉइंट वेंचर है पीट्स कॉफ़ी शॉप के साथ कि जहाँ की जो कस्टमर्स हैं वो कॉफ़ी ज़रूर पिएं लेकिन अपनी पेमेंट्स, अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ से ही करें. वो 2016 के ज़माने में ये चीज़ें सोची जा रही थी कि फ्यूचर ऑफ फाइनेंस क्या होगा. फास्ट फॉरवर्ड मेरे पाकिस्तान के बहुत सारे बैंकर्स हैं, उनसे बात रही. एक बैंक ज़ाहिर है मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा पेड पॉडकास्ट के ऊपर, लेकिन उन्होंने ये एक्सपीरियंस लाहौर कराची में कर लिया.
वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो अब होता भी यही है कि अब आप किसी भी जगह पे जाएं, चाहे वो एप्लीकेशन हो या कोई एक्सपीरियंस हो, आपको बैंक तो जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस लेके 2016 में मैं वापस आया अपने बैंक। मैंने आके कहा कि डिजिटल बैंकारी पे काम करना चाहिए। अपने बिजनेस प्लान्स बनाए, लोगों को समझ आ रही थी, लेकिन इतनी जल्दी इनोवेशन होने का चांसेस नहीं थे। मैं सिंगापुर चला गया, वहाँ पे एक एप्लीकेशन के ऊपर काम किया। वो एप्लीकेशन हमारे बैंकारी के अंदर एम्बेड हुई। उससे बाद प्रूफ हो गई कि फ्यूचर ऑफ फाइनेंस ऐसी होगी। उसको मुकम्मल सीखने के लिए मुझे बैंक छोड़ना पड़ा। मैंने खुशी से छोड़ा, टेक्नोलॉजी में काम किया। उसके बाद 3 फिनटेक्स में बनाई है मैंने अपने हाथ से। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, लॉन्ग एक्सपीरियंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि आप अक्सर बात करते हैं कि वेल्थ इज़ एसोसिएटेड विद मेडिटेशन, जर्नलिंग, एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ। आप वेल्थ की क्रिएशन को इन सब चीज़ों के साथ किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, और आपको कितना लगता है कि ये जो सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, वेयर यू इम्प्रूव योर सेल्फ, वेयर पर्सनल डेवलपमेंट कम्स इन, ये कितने इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट वेल्थ? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं, यंग लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ वाले बच्चे हैं, दे ट्राइंग टू कम इनटू बिजनेस। आप देखेंगे ऑनलाइन बिजनेसेस रोज़ नए से नए बनते जा रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से वो अपने आप को मार्केट भी कर रहे हैं और अपने आप को एक अपनी प्लेस बना रहे हैं मार्केट के अंदर। तो what about wealth and personal development and all of those aspects which we just spoke about? ये मेरे हिसाब से एंड आई थिंक अब तो ये बात दुनिया में भी क्लियर होती जा रही है, ये चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आप इसमें से किसी एक के ऊपर फोकस करेंगे, वेल्थ, और आपके दिमाग में एक मटीरियलिस्टिक मनी, कैश, पाक रुपीज़, डॉलर्स, बिटकॉइन के हिसाब से वेल्थ आएगी और आप उसी को हासिल करेंगे, तो बड़ी आम फहम सी बात है, वो नहीं हो सकती। इट इज़ अ बैलेंस। एक हेल्दी माइंड की पैदावार है हेल्दी बॉडी, और एक हेल्दी माइंड और बॉडी का कॉम्बिनेशन है फ्यूचर प्लानिंग। और फ्यूचर प्लानिंग के अंदर एक आंसर है वेल्थ का। ये सारी चीज़ें बैलेंस की तरह आपस में जाती हैं। ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, और ये तीनों इकट्ठे होंगे तो क्या होगा। इट सीम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट दिस इज द बैलेंस ऑफ लाइफ। सेकेंड, वेल्थ की तो देखो डेफिनेशंस है। ये बात हम कितनी दफ़ा कर चुके हैं, और अक्सर इस पे बड़े मज़े की डिस्कशन होती है। और मैं टिम फेरिस की हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि ही स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग के 20, 40 और 60 में उम्र के 3 जो हिस्से हैं उसके ऊपर ज़रा एग्जांपल्स देता हूँ कि करेंसी ऑफ लाइफ क्या है। तो लोग कहते हैं करेंसी ऑफ लाइफ टाइम है, कुछ लोग कहते हैं करेंसी ऑफ लाइफ हेल्थ है, कुछ लोग कहते हैं कि करेंसी ऑफ लाइफ इज़ टैंजिबल मनी और सेविंग्स। ठीक है। अब जो 28 का लड़का या लड़की होता है, उसके पास ये देखें टाइम होता है अपनी ज़िंदगी में, हेल्थ भी होती है, पैसे नहीं होते। खैर ये बात अब चेंज हो गई है। मेरे ज़माने में पैसे कम होते थे, अब तो मैं देखता हूँ कि 20 ईयर्स के लोगों के पास ग्लोबली अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, तो पैसे होते ही हैं। फिर 40 ईयर्स का एक बंदा होता है, उसके पास हेल्थ होती है, वेल्थ भी होती है, क्योंकि वेल्थ बनाना उसने 20 साल की उम्र से शुरू कर दी होती। टाइम नहीं होता, वो फैमिली मैनेजमेंट, फ्रेंड्स मैनेजमेंट, हैप्पीनेस में नहीं होता, बस हसल बसल में लगा होता है, दरमियान में चला होता है। 60, 65, 70 में आपके पास हेल्थ कम हो जाती है, वेल्थ सेविंग आ जाती है, टाइम ही टाइम होता है। तो आपके जो करेंसीज हैं वो हर खाने के अंदर कोई ना एक खाना आपका खाली रहता है। तो वो जो एक खाना खाली है उसी को हम सोचते रहते हैं, उसके बारे में, तो वो बड़ा एक सेल्फ क्रिएटेड स्ट्रेस बन जाता है। तो बैलेंस ये कहता है और वेल्थ ये कहती है, और मेरे हिसाब से वेल्थ तो देखो टाइम भी है, टेंजिबल पैसे भी हैं, और हेल्थ भी है, फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी है, और सबका बैलेंस है। तो हम वेल्थ तो ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, ये खाली के खाली पैसे नहीं है। अब अगर हम कहते हैं चलो यार कट द क्रैप, लेट्स फोकस ऑन द मनी, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई शक नहीं, पैसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे बनाने के लिए हेल्थ, माइंड, अच्छा जहन, सोचना, विजुलाइज करना, मेडिटेट करना, प्लान करना, अपने आप से बातें करना, अकेले में टाइम स्पेंड करना, लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वेल्थ क्रिएशन अगर नहीं समझ आ रही तो होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हैबिट्स ऐसी हैं। मेरे तो कोटेशन उस पर भी लिखा होता है, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। तो उस वक्त नहीं मिलता, लेकिन वो मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने एक प्लान बनाया हुआ है। वो प्लान बनाने के लिए आपको दिमाग अच्छा चाहिए, आपको जिस्म अच्छा चाहिए, आपको खुराक अच्छी चाहिए। दिमाग और जिस्म अच्छे होने के लिए आपको खाना अच्छा चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छी चाहिए। दीज आर इंटरकनेक्टेड, दैट क्रिएट्स वेल्थ। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो एंटरप्रेन्योरशिप का, वैसे अब जाके जिस तरह मैंने बोला थोड़ा आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को
ڈنڈی مارنے کا شوق ہے, شارٹ کٹس کی طرف جائیں, پیسے کما لیں, کچھ ایسا راستہ نکالیں جس سے اوور نائٹ سکسیس مل جائے. تو ان کو لگتا ہے کہ شاید وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو ورک آن آور ہیلتھ. جم میں لوگ کم جائیں گے, ایکسرسائز کم کریں گے, میڈیٹیشن تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے, کتابیں تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے, لیکن پیسے پھر بھی پاکستانیوں کے پاس ہیں. یہ کہاں سے ہیں؟ پیسے انہیریٹڈ بھی ہوتے ہیں, کچھ فیملی ویلتھ بھی ہوتا ہے. سب سے زیادہ کنفیوژن مجھے اس چیز کی ہے, اور دس از دا ریزن وائی وی ڈونٹ talk about personal development and all of these things which we're supposed to talk about, جو ویسٹرن ورلڈ میں زیادہ ہے اس ٹائم پہ. نہیں دیکھو, اس میں ڈیپ ڈائیو لے لیتا ہوں, لیکن بڑی ٹف ہو جائے گی لوگوں جو سن رہے ہیں ان کے لیے. ویلتھ کریشن کی اگر آپ وہی ڈیفینیشن جس پہ ہم بات کریں کہ اٹس کمبینیشن آف ہیلتھ, مائنڈ, باڈی اینڈ ویلتھ, وہ نکال کے صرف پیسہ ٹینجیبل کے اوپر فوکس کریں تو ویلتھ کریشن دو ہی طریقے سے ہوئی نا. ایک تو انہیریٹڈ پیسے ہوں گے, تو وہ آپ نے انہیریٹڈ پیسے لے کے آگے چلے ہوں گے اگر اڑائے نہیں ہیں. شاپس کے اندر شاپس کھولی ہیں, پراپرٹی کے اندر پراپرٹی کھولی ہے. پراپرٹی کے اوپر میں آتا ہوں, جو لوگ بات لگی نہیں, پراپرٹی بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کھل کے بنائیں. لیکن یہ ایسٹ کلاس کر کیا رہی ہے؟ جب آپ کے پاس میوچل فنڈز نہیں ہیں, جب آپ کے پاس بزنسز میں پیسہ ڈالنے کا شعور نہیں ہے, جب آپ کے پاس کریٹو کام کر کے پیسہ بنانے کا شعور نہیں ہے, تو کوئک منی دیکھا دیکھی بناتے ہوئے پراپرٹی خریدی جاتی ہے. اور پراپرٹی کی اپریسیشن کیونکہ آبادی زیادہ ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے, وہ ڈومینوز افیکٹ ہی ختم نہیں ہو پاتا. دیکھا دیکھی سب لوگ پراپرٹی میں آتے ہیں, لیکن پراپرٹی میں آنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, آپ موٹر وے لاہور تک چلے جائیں, لیفٹ سائڈ پہ سارا براؤن ہو گیا, پہلے گرین ہوتا تھا. اسلام آباد کو دیکھ لیں, ورٹیکل ہو گیا, ہاریزونٹل ختم ہو گیا, پہاڑ کے اوپر قبضے ہونے شروع ہو گئے ہیں, اتنی زیادہ ڈسٹ ہو گئی ہے. اب کیا کریں؟ اب ہم سارے کے سارے, آپ جیک نیوٹریشنس کا کام نہ کریں, آپ یہ پوڈ کاسٹ نہ کریں, آپ کوئی کریٹو کام نہ کریں جو میں کرتا ہوں, جو میرے باقی دوست کرتے ہیں, وہ کریٹو کام کر کے پیسے نہ بنائیں, سب پراپرٹی میں ڈال دیں, تو یہ تو یہی ہوا. یہ اسی پچھلے 3-4 سال میں صرف اور صرف پراپرٹی میں پیسہ ڈالا گیا. ان کا ریٹرن پر اینم اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 100-80% پہ جاتا تھا. ایک نارمل بزنس 20-15%, 10%, 10 سے 12% نیٹ پروفٹ جس بزنس کا ہوتا ہے وہ ایک اچھا سکسیزفل بزنس کنسیڈر کیا جاتا ہے. اکانومی برباد ہو گئی, کوئی پروڈکٹ نیا بنا نہیں, ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ رہا نہیں, انڈسٹری لگی نہیں. اگر آپ ڈفرینٹ انڈسٹریل زونز میں چلے جائیں تو وہاں پہ روڈ تک ہے نہیں, بجلی تک ہے نہیں, تو کس طریقے سے اکانومی آگے جائے گی؟ وہ ایک ببل کریٹ ہوا, سب نے وہاں پہ پیسے ڈالے, سب نے لینڈ کروزرز لے لی. ہر روڈ پہ ہمیں لینڈ کروزر ایسے نظر آتی تھی جس طرح ڈنکی ہے, اب ساری غائب ہو گئی ہیں. تو وہ ببل تھا, وہ پھٹا اور سارے کے سارے اپنی اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے. ناؤ آل آف دوز پیپل ہو ور اپیرنٹلی رچ, دے ڈو ناٹ ہیو اینی منی. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے بلکہ کہ گورنمنٹ ایک پالیسی بنا دی کہ جی ایمنیسٹی اسکیم دے دیتے ہیں. اس پالیسی کی بیسس کے اوپر اس کا ریپلیکیٹنگ افیکٹ پوری سوسائٹی پہ, لوگوں پہ, اکانومی پہ پڑا. تو یہاں پہ گورنمنٹ غلط ہے, لوگ غلط ہیں, ہم غلط ہے, ہماری سوچ غلط ہے, ہماری مینٹل کیپیسٹی, لرننگ کم ہے, نالج کم ہے, غلطی کہاں پہ؟ یہ دیکھو, یہ کویشچن ہم روزانہ اپنے آپ سے کرتے ہیں. ایز اے ریزیلینٹ پیپل لیونگ ان اے ریزیلینٹ کنٹری جس میں پرسیویرنس ہے, اور ان انٹینشنلی ہم لوگوں میں گرٹ بھی پیدا ہو گیا. ویسٹرن کنٹریز کے اندر گرٹ سکھائی جاتی ہے, پرسیویرنس سکھائی جاتی ہے, پڑھائی جاتی ہے, پریکٹس کی جاتی ہے. ہم لوگوں کو نہ پڑھایا جاتا ہے, نہ پریکٹس ہم خود ہی کر لیتے ہیں. یہ اچھی بات ہے, یہ میں پازیٹیو بات کر رہا ہوں. اور تھوڑا سا ہم لوگ انکلوسیو ویو, پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ہیں. اتنی تمام مشکلات کو اگر بار بار سوچیں گے تو ڈپریشن ہوگا. رہنا بھی یہاں پہ ہے, ڈیولپمنٹ بھی یہاں پہ کرنی ہے, لوگوں کو سکھانا بھی یہاں پہ, ساتھ لے کے چلنا بھی ہے, اکانومی کو بھی آگے پش کرنا ہے, اپنے آپ کو بھی, فیملیز کو بھی اور فرینڈس کو بھی. اس لیے تمام ان خیالوں کے بعد بھی ہم پازیٹیو خیالوں کے ساتھ ہی آگے بڑھے ہوتے ہیں. ہم گریٹ پرسیویرنس کی بات کر رہے تھے. یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں ویسٹرن کنٹریز میں, اور یہ بہت بڑے ٹریٹس ہیں, لیڈرشپ کے بھی, ٹیم کے بھی, گروتھ کے بھی, اکنامک ڈیولپمنٹ کے بھی. ہمیں مشکل لگتے ہیں, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ میری آنکھوں سے دیکھو تو بائی ڈیفالٹ, کیونکہ پریشرز اتنے زیادہ ہیں, مشکلات اتنی زیادہ ہیں, انفلیشن اتنی زیادہ ہے, اسٹرکچرز نہیں بنے ہوئے, پالیسیز نہیں بنی ہوئی, ریفارمز نہیں ہوئے, جو بھی ہے, لیکن لوگوں کے اندر نیچرلی گرٹ آ جاتی ہے, لڑنے کا جذبہ آ جاتا ہے, پرسیویرنس آ جاتی ہے, پازیٹیوٹی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کے پاس ایک ہی حل رہتا ہے کہ کوئک منی میرے راجا جی بھائی صاحب نے بنائی ہے, تو میں بھی پھر دکان خرید لیتا ہوں, میں بھی پلاٹ خرید لیتا ہوں جو ایگزسٹ نہیں کرتا. اور وہ نیگیٹیوٹی ہے تھوڑی سی, وہ ہے پریشر, وہ ہے غلطی. جو آپ غلطی کی بات کرے تھے نا, وہ ہے غلطی کہ آپ نے اندھوں کی طرح فالو کرنا شروع کر دیا کہ میرے پیسے بھی پراپرٹی میں بن جائیں گے, اور پراپرٹی جن کی ہے انہوں نے کھربوں روپے بنا لیے, لیکن وہ پراپرٹیز یا تو ملی نہیں, اگر ملی بھی تو ان کی ویلیو کم ہوگی. وہاں پہ یہ سوچ بڑی امپورٹنٹ تھی, جو آپ کی سوچ ہے, اور جو انٹرپرینیورس کی سوچ ہوتی ہے کہ چلو یار, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا پلاٹ نہیں ہونا چاہیے, اگر میری سیونگ ہو گئی ہے
तो एक प्लॉट कर लूँ ताकि मेरे रेनी डेज के लिए हो, लेकिन प्लॉट दर प्लॉट नहीं. प्लॉट दर प्लॉट एसेट क्लास क्या होती है? जैक न्यूट्रिशंस इज एन एसेट क्लास, पोली फाइनेंशियल सर्विसेज एन एसेट क्लास, अदर बिजनेसेस व्हिच आर पार्लर बिजनेसेस दे आर इन द एसेट क्लास. अब ये जो एसेट क्लास है ना बिजनेसेस की, ये डिमांड एंड सप्लाई है सारा का सारा. ये एक ऐसी वेल ऑयल्ड मशीन है जो पैसा बनाती है. बड़ा सिंपल है यार. अगर अब्बास को पैसे बनाने नहीं आते, उसके पास पैसे हैं. नौशाद को पैसे बनाने आते हैं लेकिन उसके पास पैसे नहीं है. तो हम एक दूसरे को जानेंगे, बैठेंगे तो कुछ काम होगा ना. लेकिन हम दोनों के दरमियान क्या चीज़ आ गई थी? बैंक. बैंक किसका था? गवर्नमेंट की पॉलिसी का. वहाँ पे इन्फ्लेशन की और मॉनेटरी पॉलिसी और बहुत सारी वजूहात की वजह से इंटरेस्ट रेट हाई हो गए. जब इंटरेस्ट रेट हाई हो गए तो जो बैंक्स हैं उनको ईजी था पैसे बनाना, क्योंकि डिपॉजिट रेट हाई मिलते थे. जब डिपॉजिट रेट हाई मिलते थे कस्टमर को, तो कस्टमर बैंक पे में पैसा रखता था. जब पैसा बैंक में रखता था तो बैंक्स क्या करते थे? वो गवर्नमेंट को वापस दे देते थे. पैसा उसी में रहता था. तो बहुत सारा पैसा पिछले कुछ सालों में, जब इन्फ्लेशन हाई थी तो बैंक में 22% का कराची इंटर बैंक ऑफर रेट था, पैसा वहाँ पे फंसा हुआ था. अच्छा, जब इस तरह की सिचुएशन होती है और आपका कराची इंटर बैंक ऑफर रेट ज़्यादा होता है या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है या मॉनेटरी पॉलिसी रेट ज़्यादा होता है, तो बैंक पैसा होल्ड करते हैं. लेकिन जब निकलता है तो कहाँ जाएगा भाई? वो प्रॉपर्टी में चला जाता है. क्योंकि अब कहाँ जाएगा? अब कुछ प्रॉपर्टी तो गया, प्रॉपर्टी तो टैक्स लगा दी कैपिटल गेन्स. प्रॉपर्टी इसीलिए तो स्टॉक्स में गया है. आपने देखा अब इसलिए स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है. देखो तो अब यही तो समझने की कोशिश करो कि वहां पे अगर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना ये भी एक स्टॉक एक्सचेंज वाला बबल है जो क्रिएट करे. कुछ लोग कहते हैं अपनी तरफ से ये बना रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, लेकिन इन रियलिटी नहीं जा रही. व्हाट डू यू थिंक? जा रही है. लेकिन जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि मेरी एक कंपनी है जिसका EPS अर्निंग पर शेयर अच्छा है और आपकी कॉम्प्रीहेंशन है, आप कहते हैं कि यार प्रॉपर्टी में तो 4 साल पहले भी पैसे डाले थे और वहाँ पे अब नेचुरल सी बात है डिक्लाइन हो रहा है, तो मैं अपनी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कैसे करूँ? तो जब आप म्यूचुअल उसमें डालते हैं, स्टॉक्स के अंदर पैसे डालते हैं, थोड़ा सा डिविडेंड के ऊपर काम करते हैं, तो आपको लगता है किसी बैंक ने या किसी ऑयल बनाने वाली कंपनी ने या किसी सीमेंट बनाने वाली कंपनी ने अच्छा काम किया, अच्छे प्रॉफिट दिए, तो आप उसमें अपने पैसे डाल देते हैं. तो वो एक नेचुरल मोमेंटम है, बबल भी है. अब कस्टमर के हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से तो डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए. जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है. डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से ज़्यादा है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है. अब वो अपॉर्चुनिटीज़ होती क्या है? डिमांड एंड सप्लाई. बिजनेसेस के अंदर पैसा डालना इज अपॉर्चुनिटी. बिजनेस के अंदर पैसा कौन डालता है? बैंक डालता है. बिजनेस के अंदर पैसा अब कौन डालता है? वेंचर कैपिटलिस्ट डालते हैं, पर्सनल प्राइवेट एक्विटी वाले डालते हैं, फैमिली ऑफिसेज डालते हैं, कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटलिस्ट डालते हैं, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट आर्म्स डालती हैं. क्वेश्चन ये है कि क्या कंज्यूमर डायरेक्ट बिजनेस में पैसा डाल सकता है? डालना चाहिए था ना. एक ज़माने में बार्टर सिस्टम था, वो किधर चला गया? बीच में इदारे आ गए, इदारों ने अपनी कमीशन बीच में रखनी शुरू कर दी. तो एक इंडिविजुअल डायरेक्ट बिजनेस में कैसे पैसे डालेगा? ये हुआ था सिलिकॉन वैली के अंदर, ये हुआ था एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, ये टेक्नोलॉजी ने किया था. यहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में मैंने पहले भी बात की थी, सेलिब्रिटीज़ थे, एस्टन कुशर. आज से 15 साल पहले अब बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने अपने वेल्थ, क्योंकि उनके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा होती है और बिकॉज लोग फॉलो बहुत करते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा शुरू हो गया, तो वो डाइवर्सिफाई करते हैं, तो किसी टेक बिजनेस में डाल देते हैं, बिकॉज वो एसेट क्लास है, प्रॉपर्टी में डाल चुके हैं वो. इसी तरह प्रॉपर्टी दर प्रॉपर्टी करते करते अब यहाँ पे भी आई थिंक अवेयरनेस आनी शुरू तो होगी है, लेकिन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि उसके ऊपर पॉलिसीज चाहिए. वो डिजिटल एसेट्स भी हो सकते थे, वो डायरेक्ट बिजनेस में पैसा डालना भी हो सकता था, वो इस्लामिक फाइनेंसिंग बॉन्ड्स भी हो सकते थे, वो हैं अभी, म्यूचुअल फंड्स भी हैं. और अब मुझे लगता है कि वो वक्त आया है कि अगले 10 साल में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स जाएंगी और इकॉनमी तरक्की करेगी, बिकॉज अवेयरनेस भी आ गई है और सर पे भी पड़ गई है और कोई चारा भी नहीं रह गया. सो जब मजबूरियाँ पड़ती हैं तो इकनॉमिक डेवलपमेंट का टाइम आता है. दूसरा, आपको इस क्वेश्चन को बंद करते हैं. इकनॉमिक डेवलपमेंट अगर हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो हम तो इंडिविजुअली भी यही बात करते हैं कि यार एक दूसरे से, वालिद साहब मेरे कहा करते थे कि दीन के अंदर, रिलीजन के अंदर जो अपने से आगे है उसको अप्रिशिएट करो, लेकिन जो आपकी जॉब है या बिजनेस है उसमें से जो आपसे थोड़े पीछे हैं उनको देख लो और सबक हासिल करो. यही फ़लसफ़ा कंट्री टू कंट्री भी है. अगर आप बाकी कंट्रीज़ के साथ अपना मुकाबला करेंगे तो उसमें सीखें, फ्रस्ट्रेट ना हो. सीखें कि इन्होंने क्या किया जो हमें कर लेना चाहिए, फ्रस्ट्रेट ना हो. बाय द वे 1993 में जो मेरा 90s बाय द वे फेवरेट एरा है, उसमें पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम आप गूगल वगैरह करके देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से $385 था. उस वक्त चाइना का पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान के पर कैपिटा इनकम से कम था.
उस वक्त इंडिया का पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान के पर कैपिटा इनकम से कम था. अब एक माइंड केमिकल्स है ना, माइंड केमिकल ये कहता है मेरी एज ग्रुप के अंदर डिप्रेशन, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि जब उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती जा रही है, वहाँ पे बिजनेस की ग्रोथ होती जा रही है, तो उनकी कंट्रीज सैचुरेट होती जा रही हैं, इसलिए वो अपनी कंट्री से उठ के सिंगापुर और दुबई और अमेरिका दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं. पाकिस्तान में अभी वो सैचुरेशन नहीं हुई है. अभी इसका मतलब है कि आगे की बहुत चीज़ें बाकी हैं. तो फास्ट फॉरवर्ड 2024 आज पर कैपिटा इनकम $1,250 $1,260 होगा, लेकिन चाइना का $22,000 होगा. लेकिन बड़ा तो ना कछुए की स्पीड से. ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई, वेल्थ क्रिएशन हुई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, 250 मिलियन लोगों की आबादी हुई है, छोटी 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 पॉकेट्स में प्रेशर के साथ ग्रोथ हुई है. और मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि जब आप इस प्रेशर में काम करके मुल्क से बाहर जाते हैं, थोड़ा सा झटका लगता है, लेकिन जब आप परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं तो यू परफॉर्म वेरी फास्ट, बिकॉज आपको तो बचपन से सप्रेशन में काम करने की आदत है. वहाँ पे आपको बना बना ट्रैक में रहे तो आप भागते हैं, तो फिर पीछे रह जाते हैं लोग. ये अच्छी बात है, इससे सीखना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, बाहर के तजर्बे करने चाहिए. थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, फिर रास्ते खुल जाते हैं. जब वो रास्ते खुलते हैं, फिर आप वेल्थ वापस पाकिस्तान भेजते हैं. जब आप पाकिस्तान वापस वेल्थ भेजते हैं, तो आप अपनी फैमिली को ये नहीं कहते कि 4 प्लॉट्स ले लो. उस वक्त वहाँ तो आप आंसर टू योर क्वेश्चन, ये लेबल करना गलत है कि गलती किसी पॉलिसी बनाने वाले की थी. ये हमारी गलती, ये हमारा माइंड सेट है. ये अगर डोमिनोज ही होना है तो हम ये हरकत करते हैं ताकि बाकी लोग हमसे सीख के फिर पीछे ये करें. और अब मैंने देखा है कि हमारी एज ग्रुप के बाद जो आप लोगों की एज ग्रुप है, वो इतने प्लॉटिस्तान में नहीं है. नहीं, हाँ सही कह वो रहे हैं. ज़्यादातर वेल्थ क्रिएशन बिजनेसेस में, वेल्थ क्रिएशन ऑल इन ऑल. सही कह रहे हैं. दैट इज़ व्हाई दिस इज़ द टाइम फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान. देयर विल ऑलवेज बी अ होप, एंड जो भी हो जाए, जितना भी सप्रेशन आ जाए, क्योंकि आप और अब आपसे भी आगे छोटे आ गए हैं और उनसे भी आगे छोटे आ गए हैं. हमारी तो कंट्री का 65% ही है. हमारी कंट्री का तो आबादी के हिसाब से सारा ही फ्यूचर है. तो you see Pakistan growing economically in the next 5 years? Yes, by far. Why not? Big growth. सऊदी है. अभी मैं सिंगापुर गया था, उसकी बात करता हूँ, जाता भी रहता हूँ. कि तमाम कंट्रीज़ में भाई आबादी कितनी है? हाँ, छोटे छोटे मुल्क हैं. तो उन्हें जो मर्जी ये फिनटेक बना दें, पेमेंट्स का सोल्यूशन बना दें, हेल्थ का सोल्यूशन. थोड़े से लोग हैं, क्या कर लेंगे? वो सर्व किसको करेंगे? वो तो घूम फिर के जो जहाँ पे कंज्यूमर ज़्यादा है वहाँ तक बात पहुँच. अब जो हमारा कंज्यूमर है उसकी पर कैपिटा इनकम नहीं होगी, तो फिर वहाँ पे डिस्कनेक्ट आ जाएगा ना. उस चीज़ को ब्रिज करने की ज़रूरत है. दिस इज जस्ट डिमांड एंड सप्लाई. दिस इज जस्ट अ बैलेंस. बैलेंस सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं है, बैलेंस ही है सब कुछ. कंट्रीज़ का बैलेंस, कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ का बैलेंस, कंट्रीज़ के कंज्यूमर का बैलेंस, कंट्रीज़ के बिजनेसेस का बैलेंस, आपस में ताल्लुक, इंटरऑपरेबिलिटी, और वही फिर करते 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 इंडिविजुअल तक आके बात पहुंच जाती है. उसी के अंदर वेल्थ क्रिएशन है. उस वेल्थ क्रिएशन को ढूंढने के लिए शार्क नहीं चाहिए, विजडम चाहिए, जहानत चाहिए. और विजडम जहानत पॉजिटिव माइंडसेट से आती है. पॉजिटिव माइंडसेट अच्छे दिमाग से आता है, अच्छा दिमाग अच्छी बॉडी से आता है, अच्छी बॉडी न्यूट्रिशन से आती है, जो आपका बिजनेस है लॉन्जेविटी का. इसलिए बाकी सारे बिजनेस ऊपर नीचे होते रहेंगे, ये नहीं होगा. एवरलास्टिंग बिजनेसेस, एवरलास्टिंग बिजनेस है, क्योंकि देखो तो पानी की तरह इसकी एक डिमांड है. तो या सो आंसर टू योर क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज लॉन्ग, बट दिस इज हाउ इट इज. अब जो इंटरेस्ट रेट हमारा ड्रॉप हुआ है 13% पे आ गया है, डू यू सी दैट ड्रॉपिंग फर्दर? या मुझे लगता है सिंगल डिजिट चला जाएगा अगले साल. ये कब? अगले साल? हाँ, यानी अगला साल तो आ गया. तो मार्च, मुझे लगता है मार्च अप्रैल में आपको लगता है 9% पे चला जाएगा, और उसके बाद ऑटोमेटिकली बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होनी चाहिए. देखो एक चीज़ होती है ADR, आपके कस्टमर्स को, आपके कंज्यूमर को समझना मुश्किल है. एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो, उसके ऊपर तमाम बैंक्स काम करते हैं. जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं नए, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली SROs निकाले हैं कि बैंकों को अपनी ADR को कंट्रोल करना है. एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो 70-30. आसान लफ्ज़ों में कि बैंक का काम है जहाँ पे पैसे ज़्यादा हैं वहाँ से पैसे लेके उनको सेविंग का रेट दे, और जहाँ पे बिजनेस को फाइनेंस की डिमांड है वहाँ पे फाइनेंस दे. तो बैंक्स कर क्या रहे थे, क्योंकि इजी और क्विक में नहीं थी, कोई और ऑप्शन नहीं थी, इंटरेस्ट रेट हाई था, तो पैसे आके होल्ड हो जाते थे, लेकिन वो आगे नहीं देते थे. अभी भी नहीं दे रहे. आपको मिलता है फाइनेंस? नहीं मिलता ना. तो आपका तो अच्छा खासा रेवेन्यू है. तो नहीं मिलता, क्योंकि बैंक्स को सिखाया ये जाता है CCC, कैपेसिटी टू रीपे, फैक्टर, कोलेटरल. ये 3 चीज हैं. इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं. तो बैंक इस तरह पे रहते हैं कि कोलेटरल होना चाहिए. कोलेटरल क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी होनी चाहिए. प्रॉपर्टी किसके आपके. तो ये एक चिकन एंड एग सिचुएशन होने की वजह से फिर बैंक सेफ प्ले करते हैं. बैंक इसलिए सेफ प्ले करते हैं क्योंकि बैंक के अंदर जो लोग बैठे हैं वो तो एम्प्लॉइज है ना. जब वो एम्प्लॉइज हैं
اور ان کے ہارس بلائنڈرز ہیں, ان کے اوپر بورڈ ہے, ان کے اوپر مالکان ہے, انہوں نے کہا کہ تمہیں بونس اس لیے نہیں ملتے کہ تم انوویشن کرو اور نئی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کرو, تمہیں پیسے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ہمیں پیسے بنا کے دو. وہاں سے پھر فنٹیک کا اور ڈیجیٹل بینکاری کا اور انوویشن کا جنم ہوتا ہے کہ یار یہ اپرچونیٹیز اتنی بلاک ہو گئی ہیں تو ایس ایم ایز کیسے ترقی کریں گے, ایس ایم ایز نہیں ترقی کریں گے تو کنٹری کیسے ترقی کرے گی. وہاں پہ پھر جو اسٹرکچرڈ سسٹم ہوتے ہیں جس میں سلیکان ویلی, سنگاپور اور بہت ساری کنٹریز, ایون دبئی, یو اے ای, سعودی بھی اب آگے چلا گیا, وہاں پہ پالیسیز بنتی ہیں. وہ پالیسیز پھر ان فنٹیک انٹرپرینورس کو, ان ڈیجیٹل بزنسز کو اجارہ داری دیتے ہیں, اسٹرینتھ دیتے ہیں کہ اب آپ لین دین کا کام خود ہی اسٹارٹ کر دیں. پھر وہ بینکس بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح سے فنٹیکس کی طرف بزنس. لیکن پاکستان کے اندر یہ جو کانسیپٹ آپ کہہ رہے ہیں, بینکس جو لون نہیں دے رہے, اس پالیسی کے اندر کوئی چینج آیا ہے یا جو نئے فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے اس چیز کو پش کیا ہے کہ آپ اس کو چینج کریں اس کانسیپٹ؟ بالکل پش کیا, لیکن ایک دن میں تو چینج نہیں آتا نا. بیک لاگس بہت زیادہ ہیں, آہستہ 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 چینج آ رہا ہے. کچھ بینکس ہوں گے ایسے جنہوں نے ایگزسٹنگ کارپوریٹس جن کے پاس پہلے سے فائنینسنگ تھی, کوئک اے ڈی آر ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایگزسٹنگ کارپوریٹس کو اور پیسے دے دیے, انہوں نے تو ڈیفالٹ نہیں کرنا, سیف پلے ادھر بھی کر دیا. لیکن کتنے کریں گے. لیکن ایس ایم ایز میں انویسٹ کرنا بینک کی طرف سے ہائی رسک بھی تو ہے. رسک کیا ہوتا ہے؟ If Naushad knows Abbas because of 20 years of friendship and 10 years of business history and knowing each other, giving money to you is a risk to me. Is this a risk? نہیں. Because I know you. So bank کا کام ہے know the customer. Why are they not knowing ڈیٹا the کی customer? بیسس کے اوپر اسمارٹ ڈیسیجن میکنگ کرنا, لیکن وہ اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہوں گے. وہ فن ٹیک کے اندر جب ہم کام کرتے تھے, ڈسرپشن پہ بات چیت کرتے تھے تو مذاق میں کہتے تھے کہ بینکس کے فارم ہوتے ہیں نا KYC, know your customer, وہ K سے kill your customer ہو گیا. Know your customer. So if a bank knows the customer, fast forward now they have a technology, they know the customer and their habits inside out. رسک ریٹ ایویلویٹ کرنا ہے آپ نے. اسی لیے تو ہم نے حکیم بنائی, اسی لیے تو ہم نے ولی فائنینشیل سروسز بنائی, اسی لیے تو اس میں اسمارٹ ڈیٹا بیسڈ کریڈٹ اسکورنگ ماڈل ڈالا, اسی لیے تو ہم رسک کس کو دے رہے ہیں, اس فائنینشیل انکلوژن کی بریکٹ کو دے رہے ہیں, ان گارڈس کو دے رہے ہیں, ان لوگوں کو دے رہے ہیں آن گراؤنڈ جن کو بینکس لون نہیں دے پاتے, فائنینسنگ نہیں کر پاتے. یہ ایک بہت بڑی چیز مسنگ تھی, اسی کو فائنینسنگ کرنی اسٹارٹ کیا. اور ہمیں حکیم ہے کیا؟ حکیم ایک ڈیجیٹل اسلامک فائنینسنگ پلیٹ فارم فار کمیونٹیز ہے. اوکے, آپ سمجھیں کمیونٹیز کا فیوچر کا انشاءاللہ گلوبل بینک ہے. کمیونٹیز کیا ہوتی ہیں؟ آپ کا میں نے بھی ذکر کیا تھا گارڈ ہے, آپ کے جم کے اندر بہت ساری لڑکے لڑکیاں کام کرتے ہیں, بلو کالر ورکر ہیں, ایون ریسیپشن پہ بھی لوگ ہیں وہ بلو کالر نہیں ہیں, اچھے پڑھے لکھے بچے ہیں, لیکن ان کو بینک کیا فائنینس کرتا ہے, وہ اس لیے آپ لینڈنگ کریں گے. ہم فائنینس کر رہے ہیں, ہم نے تو اپنی بک بنانی شروع کر دی ہے. تو اس میں رسک ریٹ آپ لوگوں کا زیادہ ہے؟ بہت زیادہ ہے, لیکن وزڈم تو ڈیفالٹ کرنے کا بھی چانسز زیادہ ہوں گے. بٹ یہی تو اینالائز کرنا ہے, فائنینشیل ٹیکنالوجی, الگوریدم, ڈیٹا سائنسز, کسٹمر جرنی, کسٹمر بیہیویئر, ساری آنکھیں تو. لیکن ان کا ڈیٹا آپ کے پاس کس طریقے سے آئے گا کہ ان کا بیہیویئر کس طرح کا ہے؟ ان کا ڈیٹا تو اتنا زیادہ اویلیبل ہوگا بھی نہیں. پاکستان کے اندر دیکھیں بروکن سسٹم نہیں ہے, جو نادرا ہے اس کے ساتھ آپ اپنی اے پی آئی ایز اے لائسنس لے کے انٹیگریٹ کرتے ہیں تو آپ کو آئی ڈی کارڈ کی کچھ انفارمیشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ فائنینشیل انفارمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ابھی سسٹمز بن رہے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک راست بن رہا ہے, اس کے ساتھ بزنسز جا کے انٹیگریٹ ہوں گے. ایک ون لنک ہے, ایک ڈیٹا چیک ہے, ایک ECIB کریڈٹ انویسٹیگیشن بیورو کا الیکٹرانک ورژن ہے. تو آپ کو فائنینشیل ڈیٹا تو لیجٹ سب کا موجود ہے. اب اس فائنینشیل ڈیٹا کے نیچے آلٹرنیٹ ڈیٹا بھی موجود ہے, لیکن آلٹرنیٹ ڈیٹا کو پیچ اپ کیسے کرنا ہے, پیچ اپ کرنے کے لیے بہت اسمارٹنیس, ٹیکنالوجیکل اسمارٹنیس چاہیے. تو ہماری جو پیرنٹ کمپنی ہے ولی ٹیکنالوجی 7000 برانڈس کے ساتھ کام کرتی ہے, نیریٹو بلڈ کرتی ہے. پاکستان سپر لیگ کا ایسٹ سیزن 9 سیزن 10 ان کے پاس ہے. اسنیک ویڈیو ٹک ٹاک جیسا پلیٹ فارم ہے, اس کے آپریشنل رائٹس ان کے پاس ہیں. ملینز اینڈ ملینز کا کسٹمر کا ڈیٹا, آلٹرنیٹ ڈیٹا ادھر ادھر سے آ کے گزرتا ہے. ٹیکنالوجی کمپنی ہے تو ہم تو کمپیئر ٹو اینی فن ٹیک ویسے ہی بہت زیادہ ذہین ہے اس معاملے میں. اس کو ہم پیچ کرتے ہیں, پھر نادرا کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں تو ہمیں ویزیبلٹی آتی ہے. بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں آپ کو 10-20 سال سے جانتا ہوں, تو آپ سے میں پوچھوں گا باٹم لائن کیا ہے آپ کی کمپنی کی, آپ کتنی تنخواہیں دیتے ہیں, پروفیٹیبلٹی کیا ہے, پرسنٹیج کیا ہے. تو رسک انالیسس کرنے کے بعد میری انٹیوشن ہے کہ میں آپ کو ایز این انڈیویجول ڈیٹ دے دوں یا انویسٹمنٹس دے دوں. ولی فائنینشیل سروسز آگے چل کے ایس ایم ایز اور ابھی انڈیویجول کی انالیسس جو کرتی ہے ان کے بیہیویئر اور ڈیٹا پہ کرتی ہے جو ہمارے پاس ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ کریڈٹ اسکور
ایک کسٹمر فائنینس لیتا ہے, فائنینس واپس کرتا ہے, فائنینس لیتا ہے, فائنینس واپس کرتا ہے, وہ اپنے کریڈٹ اسکور کو بہتر سے بہتر کرتا جا رہا ہے, اس کی ریپو اچھی سے اچھی ہوتی جا رہی ہے. ہم تو بہت مزے کے انٹرسٹنگ کام کرتے ہیں. کل میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ کیونکہ یہ بروکن سسٹم ہے نا, فائنینشیل انکلوژن کی ایمبٹ کے اندر لوگوں کو فائنینس نہیں ملتا, تو اب ہم لوگوں کے پاس تو آنکھیں ہیں, بینک کے پاس بھی ہوتی ہیں, بینک اس طرح دیکھ نہیں پا رہا تھا پہلے کہ ایک پنڈی میں ایک جگہ ہے جہاں پہ اسپیئر پارٹس ملتے ہیں, راجہ بازار, سلطان کا کھو. ہاں, ہم بھی جب 90s میں موٹر بائک کے ٹاپے شاپے لگایا کرتے تھے. تو میں ڈیٹا یہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے ہماری جیسی 2-3 کمپنی سے فائنینس لیا اور ڈیفالٹ نہیں کیا. انہوں نے بینک سے فائنینس لیا, ڈیفالٹ نہیں کیا. وہ ہمارے بھی بڑے زبردست کسٹمر ہیں, ٹائم پہ پیسے لیتے ہیں, ٹائم پہ واپس کر دیتے ہیں, اور اس طرح کے کافی سارے ہیں. تو مجھے یہ لگا آپس میں مارکیٹ میں لوگ بھی آپس میں تو ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں, کھاتا سسٹم. یہ کیا کر رہے, یہ کیوں انہوں نے پرسنل فائنینس کیسے لے لیا؟ پرسنل فائنینس ان صاحب نے اس لیے لے لیا کیونکہ کسی نے ان کو گائیڈ نہیں کیا آج تک کہ آپ تو میرے خیال سے صبح کوئی اسپیئر پارٹ خریدتے ہیں اور شام کو بیچ دیتے ہیں. اٹس کالڈ ٹریڈنگ. اس ٹریڈ میں اسپریڈز ہیں, منافع شامل ہے. تو اس وقت جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ کہیں نہ کہیں سے فائنینس لے لیتے ہیں. یہاں تک وہ پہنچ گئے اپنی اصل سے, لیکن وہاں پہ ان کو نہیں بتایا گیا کہ یہ بزنس فائنینس ہے, یہ پرسنل فائنینس نہیں ہے. اب ہم انشاءاللہ ان کو بتائیں گے کہ آپ بزنس فائنینس کی مد میں اپلائی کریں. اب جو بزنس فائنینس کی مد میں ڈیجیٹلی اپلائی کریں گے تو ہم ڈیجیٹلی ان سے کچھ نہ کچھ کریڈٹ کے حساب سے کچھ نہ کچھ لیں گے تو صحیح. ہم یہ تھوڑی کہیں گے گھر گروی رکھوا دو, ہم رسک لیں گے جو بینکس نہیں لیتے. سو آنسر ٹو یور کوشچن, حکیم یہ کر رہا. حکیم عربی کا نام ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک کریکٹر ہے, حکمت سے رکھا گیا ہے, وزڈم ان فائنینس. ولی جو ہے, جو اس کی پیرنٹ کمپنی ہے, ولی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, فرینڈ ٹو گاڈ کے نام سے رکھا گیا, کیونکہ ولی کا مائنڈ سیٹ اور پھر میرا ایک اسلامک بینکاری کا مائنڈ سیٹ یہ تھا. جو ولی کے فاؤنڈر ہے مین ایسن, میں کہتا ہوں کہ ایلان مسک آف پاکستان ہے. میڈیا اینڈ فائنینس از ویری امپورٹنٹ. میں تو بینکنگ 20 سال کی ہوئی ہے اور میں فالوور رہا ہوں آغا حسن عابدی صاحب کا. BCCI انہوں نے بنایا تھا, آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا آپ کی ایج گروپ میں. 70-80s میں پاکستان کا ایک ایسا بینک BCCI جس نے گلوبل دنیا کو ڈومینیٹ کیا تھا, پوری دنیا ہل کے رہ گئی تھی. بعد میں BCCI کے اوپر بڑے کیسز بنے, بہت ساری موویز بنی. انفلٹریٹر ایک مووی ہے, انسائڈ جاب ایک مووی ہے, انسائڈر ایک مووی ہے, بے تحاشا آغا حسن عابدی صاحب کی کتابیں, ان کی لیڈرشپ. ہم لوگوں کے تو جب وہ فیڈ ہو رہے تھے اور ان کے جو ڈسینڈنٹس تھے, میں نے تو کام ہی ان کے ساتھ سٹارٹ کیا. بہت ساری چیزوں کے کیسز بنا دیے گئے تھے. ان کے ساتھ کے جو بینکس تھے, BCCI کے ساتھ کے بینکس تھے, وہ بھی اس وقت اینٹی منی لانڈرنگ کا کہیں نہ کہیں کام کرتے تھے, آج بھی کرتے ہوں. لیکن ایک ہی کو ایگزامپل بنا کے مارا گیا کیونکہ وہ ہو سکتا ہے ایک ایمرجنگ کنٹری کا بینک تھا جو ڈومینیٹ کر رہا تھا. میڈیا کا کام کیا ہوتا ہے, میڈیا نیریٹو بلڈ کرتا ہے. نیریٹو وہ کنٹری کا بھی بلڈ کر سکتا ہے, کرتا بھی ہے. میڈیا, آپ بھی میڈیا یوز کر رہے ہیں, آپ کس کا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, جیک نیوٹریشنز کا, اپنے برانڈس کا اپنا. میڈیا نیریٹو بلڈ کرتا, فائنینس اس نیریٹو کو امپاور کرتا. ہمارا ذہن کیسے کام کرتا ہے, میڈیا نے نیریٹو بلڈ کیا SMEs کا, انڈیویجولس کا, کارپوریٹس کا, پاکستان کا ایسٹ کا, پاکستان کی پروڈکٹس کا, پاکستان کی سروسز کا. جب وہ نیریٹو بلڈ کیا, اب تو اس میں ٹیک اور الگوریدمز انوالوڈ ہیں, تو وہ اس نے نیریٹو بلڈ کر کے دنیا کے ٹاپ لائن ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے سامنے رکھ دیا, کیونکہ نیریٹو بلڈ ہوا. اب اگر وہ بزنس, وہ انڈیویجول کھوکھلا ہوگا تو وہ تو میریٹوکریسی پہ بزنس ہی نہیں پائے گا, گر جائے گا. تو اس کو امپاور کرنا تھا, اس کو فائنینشلی امپاور کرے گا. تو ایک تو روٹی کپڑا اور مکان ہے جو بنیادی چیزیں ہیں, لیکن روبسٹ گروتھ کے لیے کسی کنٹری, کسی SME, کسی بزنس, کسی انڈیویجول کے لیے جو ٹاپ لائن 2 چیزیں اس طرح جا کے انٹرسیکٹ کرتی ہیں, وہ میڈیا اور فائنینس. سو دس از what we do. So we are through media we make the narratives, we make them happen in front of everyone, top line global. Through finance we empowered them, so we do not fail, hence Pakistan would not fail. انشاءاللہ. اچھا, آپ کے اس ایوارڈ کی بات کرتے ہیں جو کہ مانیٹری اتھارٹی ایوارڈ ہے, سامنے پڑا ہوا بھی ہے. what is this about? یار میں سنگاپور 5-6 سال سے جا رہا ہوں. تو سنگاپور مجھے بڑی اچھی کنٹری لگتی ہے, چھوٹی سی ہے, آئی لینڈ ہے, جزیرہ ہے, لیکن آپ فنٹیک کے حوالے سے, پیمنٹس کے حوالے سے, ڈیجیٹل بینکاری کے حوالے سے دنیا میں سب سے آگے. اس چھوٹے سے جزیرے میں کیا ایسا ہوا, یہ سب کے لیے سبق ہے, میں نے تو اس سے بڑا سیکھا. وہاں پہ اچھا, یہاں پہ فائنانس منسٹر ہیں جس طرح, تو وہاں پہ آج سے 8 سال پہلے, 6 سال پہلے ایک گورنمنٹ کی پوسٹ نکالی گئی,
उसको कहते हैं चीफ फिनटेक ऑफिसर ऑफ द कंट्री. अच्छा, brilliant. अब This is वो what we need in Pakistan. It's too early. I had been preaching this for many years, but Okay. because of basic infrastructure and policy और reforms पे काम नहीं हुआ तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी जंप हो जाएगी, सेक्सी हो जाएगा. तो वो होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में तब होगा जब नीचे का सिस्टम भी पैच हो सकता है, हो जाए अगले साल, हो जाए 2 साल के बाद हो जाए. वो सिपनिंदु मोहंती साहब हैं, तो वो चीफ फिनटेक ऑफिसर हैं. उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ कि दुनिया के जो बड़े बैंक्स हैं उनकी होल्डिंग कंपनीज अब सिलिकॉन वैली में नहीं है, वो सिंगापुर में. तो उन्होंने सिंगापुर अच्छी जगह है, उधर लोगों को इंटेलेक्चुअल और फिनटेक के इंटेलेक्चुअल लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक हब बना दिया और वहाँ पे फिनटेक फेस्टिवल होना शुरू हो गया. 10 साल हो गए, इस दफ़ा 10 साल हुए थे. फिनटेक फेस्टिवल जब होता है $1000 का बेर मिनिमम एक बंदे का टिकट होता है. इस दफ़ा 66,000 लोग थे, पिछली दफ़ा 96,000 थे, उससे पिछली दफ़ा 50,000 थे. कोविड से पहले भी हुआ था, कोविड के बाद भी हुआ. $1000 $2000 का जो टिकट लेके जा रहा है तो उसने 3-4 दिन रहना भी है, उधर खाना पीना भी है. तो ये सारे पैसे तो इस कंट्री में जा रहे हैं ना. तो कितनी स्मार्टनेस है कि आप फिनटेक की चीज़ यूँ जा रही है, आप उसके अंदर पॉलिसी और रिफॉर्म्स ऐसे बनाएं कि आप फिनटेक का सारा पैसा वहाँ पे खींच लें. क्योंकि आपने होल्डिंग कंपनीज वहाँ पे बना दी, वहाँ पे रिफॉर्म्स ऐसे बना दिए, वहाँ पे इंटर ऑपरेबिलिटी सिस्टम ऐसा बना दिया. तो इतनी छोटी सी जगह, दुनिया की फिनटेक की सबसे बड़ी जगह. तो उधर मैं जा ही रहा था, सीख ही रहा था, समझ भी रहा था. बाय द वे मैं उधर भी जाके कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो डायस्पोरा मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फ्रेंडली और कोऑपरेटिव है, वो अभी भी सिंगापुर का है. अच्छा? वो कम जजमेंटल बहुत कम लोग हैं, कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा है. और अब तो माशाल्लाह काफ़ी पाकिस्तान में पेनिट्रेट भी करें. तो जो सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल है उसने इस दफ़ा क्या किया कि उन्होंने अवार्ड्स कंपटीशन किया. इन अवार्ड्स का जो फंक्शन होता है उसको ऑस्कर्स ऑफ फिनटेक कहा जाता है. ये पहली दफ़ा हुए हैं? नहीं, ये 8 सालों से हो रहे होंगे. ठीक है. और इन ऑस्कर्स ऑफ फिनटेक में हमारी टेबल पे टेंसेंट्स बैठा हुआ था, जो दुनिया की सबसे बड़ी फिनटेक है. टेंसेंट्स दुनिया की सबसे बड़ी फिनटेक है. अली बाबा, टेंसेंट्स आपस में मुंसलिक हैं. ठीक है. और भी बहुत सारी कंपनीज थी. हज़ारों कंपनीज ने अप्लाई किया. 200 कंपनियां शॉर्ट लिस्ट हुई. क्लाइमेट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एमर्जिंग फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये कैटेगरीज थी. इसमें जो फिनटेक बिजनेसेस में लोग काम करें, अप्लाई करते हैं, उन्होंने अवार्ड के लिए अप्लाई किया. उसमें से 200 शॉर्ट लिस्ट हुई, जिसमें वली फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम इस्लामिक फिनटेक के हिसाब से आ गया. तो हम बहुत खुश हुए और सेटिस्फाइड थे. और हमें पता था कि पिछले 8 सालों में किसी पाकिस्तानी कंपनी का नाम नहीं आया. ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे और वो अवार्ड फंक्शन, टक्सीडो लोगों ने पहने हुए हैं, नीदरलैंड की क्वीन आई हुई हैं, चीफ फिनटेक ऑफिसर हैं, उनके कल्चर में फिनटेक एम्बेडेड है. ज़बरदस्त इवेंट. सबसे पहले वली फाइनेंशियल सर्विसेज हकीम को बड़ी इज्जत से अवार्ड दे दिया गया. ये बात समझ ही नहीं आई अभी तक पाकिस्तान में लोगों को कि हुआ क्या, क्योंकि सेलिब्रेट भी नहीं किया गया, इस बारे में बात भी नहीं की गई. मैंने तो कहीं सुना ही नहीं. हाँ, अब हमने तो देखें 2-3 प्रेस रिलीजेस खुद ही आ गई थी. हमारा अभी तक मोडस ऑपरेंडी ये रहा है कि हम सर झुका के सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं और दुनिया के लिए नैरेटिव बनाते हैं, अपने लिए काम करते हैं. तो इसके आफ्टर मैथ्स, इसके शॉक्स अभी आ रहे हैं. अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो रहा है. लेकिन इससे पाकिस्तान की फिनटेक्स का ना दरवाज़ा खुल गया. वहाँ पे जो अवार्ड फंक्शन था, मैंने देखा नीचे एक साहब हैं, 8 जजेस थे और एक चीफ जज थे. एक साहब बड़ी ज़बरदस्त ऊँची ऊँची उसमें आवाज़ में अप्रिशिएट कर रहे थे और तालियां बजा रहे थे, और बहुत ही एलीट फंक्शन. तो मुझे जब चीफ फिनटेक ऑफिसर साहब ने उनसे बुलाया, उन्होंने कहा ये चीफ जज हैं, वो पाकिस्तानी थे, उनका नाम शायान हाजिर, वो ग्रुप चीफ डिजिटल ऑफिसर ऑफ HSBC बैंक थे. वो कह रहे थे रात को हम एम्बेसडर के साथ और पाकिस्तानी डायस्पोरा में खाना इकट्ठे कर रहे थे. तो हमने कहा कि पहली दफ़ा पाकिस्तानी कंपनी शॉर्ट लिस्ट हुई है, तो दे हैपन टू, उन्होंने कहा आपको लोग जानते हैं वहाँ पे. तो हम बड़े प्राउड फील कर रहे थे. और आज जब वो अवार्ड हुआ है तो वो ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल थे. वो कहते हैं यार 8 साल हो गए कोई पाकिस्तानी कंपनी नहीं आई. मज़े की बात है, पहली दफ़ा शॉर्ट लिस्ट हुए और पहली दफ़ा ही हाईएस्ट अवार्ड लेके चले गए वापस. ब्यूटीफुल. क्योंकि इस उधर ना जो थिंक टैंक है, लाखों डॉलर देते हैं. PwC एक कंसल्टेंसी कंपनी है, वो सिंगापुर की गवर्नमेंट और सिंगापुर फिनटेक एसोसिएशन के साथ बैठती है. वो उनका थिंक टैंक है. PricewaterhouseCoopers. अब उन्होंने ये कहा चीफ फिनटेक ऑफिसर को और सिंगापुर गवर्नमेंट को कि वेरी वेल डन, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकॉनमी में आपने फिनटेक में अपना हिस्सा तो ले लिया, लेकिन आपको पता है आज इस्लामिक फाइनेंस या इस्लामिक फिनटेक के एसेट्स $4 ट्रिलियन हैं. अगले साल $7 ट्रिलियन होंगे, मे बी 10 सालों में $25 ट्रिलियन हो जाए. तो क्या आपने ये प्लान किया है कि इस्लामिक फिनटेक में आप अपना हिस्सा कैसे निकालेंगे? तो उन्होंने टेक्निकली हमें शॉर्ट लिस्ट करके अपने दरवाजे खोल दिए कि अगर मलेशिया से, इंडोनेशिया से अब इस्लामिक बैंक, इस्लामिक फिनटेक्स वहाँ पे अपने होल्डिंग कंपनीज खोलनी शुरू हो गई. तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक मुल्क इस्लामिक नहीं है,
تو وہ اسلامک فنٹیک ہولڈنگ, تو ان کے لیے ہم سے بھی بڑی بات ہے, وہ ہم سے زیادہ فالو اپ کر رہے ہیں. اور ہماری وجہ سے ہم نے ساری ٹیم نے بہت محنت سے کام کیا, بڑی ذہانت سے کام کیا, بہت ویژولائز کر کے کام کیا, رائٹ ٹائم پہ کام کیا اور رائٹ ٹائم پہ ایوارڈ لیا. لیکن پاکستان کے لیے اب یہ دروازہ کھل گیا اور اسلامک فنٹیک کے لیے دروازہ کھل گیا. اور اسلامک فنٹیک جس لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں, کبھی کسی نے اس طرح سے ڈیکوڈ نہیں کیا کہ ایک $100-200 کے فائنینسنگ کے پیچھے ایک ریئل ٹائم کموڈیٹی ٹریڈ ہوتی ہے. یہ کرنا امپاسبل تھا 10 سال پہلے. ٹیکنالوجی نے اس کو انیبل کیا, ہم نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ٹیم کے ساتھ رائٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈیکوڈ کیا. اب ہم بہت انوویشن پہ کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دیٹ از گریٹ ٹو ہیئر. اسی کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں ہم. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. آئی ایم شیور دا لسنرز مسٹ ہیو گاٹن اے لاٹ ٹو لرن فرام دس. It was very in-depth. It was very interesting. I got to learn a lot as well. Thank you so much for your time, Nishad bhai. Thank you so much. Keep up the good work. Thank you, listeners. Bye-bye.